एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ और इसमें आई गेस कि हमने 600 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो उसके आगे की जो वीडियो है वो ये रही, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1986 का शहबानो केस किस मुद्दे से संबंधित है? अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो करंट से रिलेटेड हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट से इश्यूज रहे हैं जो वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ मैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक बहुत ही चर्चित केस रहा था, शहबानो केस। ये 1986 का है। तो ये किस मुद्दे से संबंधित रहा था आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। तलाक के बाद भरण पोषण से संबंधित यानी एलिमनी से रिलेटेड, या फिर विधवा पेंशन से संबंधित, या फिर तलाक से संबंधित, या फिर वयस्क अपराध से संबंधित। तो सहबानो केस किस मुद्दे से संबंधित है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो जो सहबानो केस था ये संबंधित था तलाक के बाद भरण पोषण से यानी कि एलिमनी से। यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का शायरा बानो केस जो बहुत ही चर्चित रहा, ये केस किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। तलाक के बाद भरण पोषण से संबंधित, विवाह से संबंधित, 3 तलाक से संबंधित, या फिर विधवा पेंशन से संबंधित। तो ये भी बहुत ही चर्चित रहा था। ये केस हुआ था 2017 में। इसका जो जजमेंट रहा था 2017 में। तो ये किससे संबंधित रहा है? तो ये शायरा बानो केस संबंधित रहा है 3 तलाक से। इसके बाद ही ट्रिपल तलाक का एक जो बिल आया था वो भी आया है। तो ये बहुत ही चर्चित केस रहा है 3 तलाक से संबंधित। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। तो इसका जो ये एक्ट है ये कब बना था? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पेशा। तो ये कब बना था? 2000 में, 1992 में, या फिर 1996 में, या फिर 2006 में? तो ये जो पेशा एक्ट है ये बना था 1996 में। यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट किस लिए बनाया गया? इसका उद्देश्य क्या था? तो बना था 1996 में। और किस लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन देखिए। ऐसे अनुसूचित क्षेत्र जहां पंचायती व्यवस्था नहीं है वहां पर पंचायती व्यवस्था लागू करने हेतु, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए, अनुसूचित जनजातियों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक्ट बनाया गया था ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जो क्षेत्र है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है तो वहां पर पंचायती राज व्यवस्था पहुंच सके। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष को विस्थापन दशक के रूप में घोषित किया गया? 1991 से 2000 के बीच में, या फिर 1981 से 1990 के बीच में, या फिर 2000 से 2010 के बीच में, या फिर 1971 से 1980 के बीच में? तो क्या पूछ रहा है? विस्थापन दशक। और ये घोषित किया गया था 1981 से 1990 तक, यानी कि बी यहाँ पर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेंडाई फ्रेमवर्क ये 2015 से 2030 के बीच में इसका जो अवधि है वो है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है तथा इसके कितने लक्ष्य हैं ये आपको बताना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित तथा 8 लक्ष्य हैं इसके। ओजोन परत से संबंधित 9 लक्ष्य हैं। आपदा को रोकने से संबंधित तथा लक्ष्य हैं इसके 7, या फिर प्रदूषण को रोकने से संबंधित और लक्ष्य हैं इसके 8। तो सेंडाई फ्रेमवर्क ये किससे संबंधित है और इसके कितने लक्ष्य हैं? तो ये संबंधित है आपदा को रोकने से और इसके लक्ष्य है 7। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सेंडाई फ्रेमवर्क का स्लोगन क्या है? फूड फीड फाइबर, बिल्ड बैक बेटर, या फिर बीट वाटर पोल्यूशन, या फिर लिविंग नो वन बिहाइंड? तो सेंडाई फ्रेमवर्क इसका आपको स्लोगन बताना है। तो ये है बिल्ड बैक बेटर, और ये किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, और 2020 में इसकी थीम क्या थी ये भी साथ में आपको बताना है, और 2020 में किस देश ने इसकी मेजबानी की थी ये भी आपको बताना है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, साथ में 2020 की थीम क्या थी, और 2020 में इसकी मेजबानी किस देश ने की थी। यहाँ पे दिवस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे देश होगा। पर्यावरण सॉरी नहीं, यहाँ पे दिवस ही होगा, यहाँ पे देश है, वो मुझसे ही रीडिंग में मिस्टेक हो गई। तो किस देश ने यहाँ पर मेजबानी की थी ये भी आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 5 जून बीट एयर पोल्यूशन मेजबानी की थी चीन ने, या फिर 22 मार्च वाटर क्लाइमेट चेंज मेजबानी जापान द्वारा, या फिर 5 जून थीम बायोडाइवर्सिटी मेजबानी कोलंबिया द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 ये मनाया गया था 5 जून को, थीम थी बायोडाइवर्सिटी और मेजबानी की गई थी कोलंबिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश ने और कब वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक ही बच्चा, एक दंपति एक बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी ये किस देश ने और कब बनाई थी? ऑप्शन है अमेरिका 1965, स्विट्जरलैंड 1959, या फिर चीन 1979, जापान 1986। तो वन चाइल्ड पॉलिसी ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी चाइना ने, और ईयर था 1979, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी, एक दंपत्ति एक संतान। अगला क्वेश्चन, आशा इसका पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, एन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, एन एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ एंड एडवाइजरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर एन एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज स्वास्थ्य और परिवार विकास मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आशा इसका फुल फॉर्म होता है एन एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सॉरी मुझसे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एन एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और ये मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार विकास, यहाँ पर परिवार कल्याण होना चाहिए आई गेस, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, आशा किस मिशन के अंतर्गत आता है तथा आशा का स्लोगन क्या है? तो ये कौन सा मिशन था और किस इसका जो स्लोगन है ये क्या रहा है ये आपको बताना है। तो मिशन था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और स्लोगन है हर गांव में आशा होगी। यहाँ पर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल कब आया तथा ये एक्ट के रूप में कब परिवर्तित हुआ? तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल से कब आया था और इसका एक्ट कब बना था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर है बी, ये आया था 2018 में और एक्ट इसका बना था 2019 में। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कब आया था? 2018 में आया था। एक्ट कब बना था? 2019 में बना था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा विस्थापन किस वजह से हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन राइट होगा। ऑप्शन देखिए, बांध बनाने से, वन्य जीव अभयारण्य बनाने से, राष्ट्रीय पार्क बनाने से, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने से। सबसे ज्यादा लोग जो विस्थापित हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके बांधों के निर्माण से। ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान किन लोगों के लिए चलाया गया? सुगम्य भारत अभियान जनजातियों के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए, या फिर डिजिटल रूप से जो असाक्षर हैं उनके लिए। तो सुगम्य भारत अभियान ये चलाया गया था जो हैंडीकैप लोग हैं, दिव्यांग, उनके लिए। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया तथा नीति जो ये वर्ड है इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो पहले तो आपको देखना है गठन कब किया गया और फिर इसका फुल फॉर्म। तो गठन कब किया गया? 2016, 2015, 2019, और फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपकी। तो
इसका जो राइट आंसर है ये है 1 जनवरी 2015 को किया गया था गठन। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से न्यूनतम विस्थापन हुआ है, यानी सबसे कम हुआ है। सबसे ज्यादा किससे हुआ था? बांध बनाने से। तो सबसे कम किससे हो जाएगा? वन्य जीव अभयारण्य बनाने से। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ था? 11 नवंबर 2020, 10 जनवरी 2021, 12 जनवरी 2021 या फिर 12 दिसंबर 2020। तो अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट किया गया था 12 जनवरी 2021 को। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया, यानी इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लाई गई? AIM या फिर अमृत या फिर IIM या फिर नन ऑफ द एबव। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था AIM। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट करके बताना है। AIM जो कि लाया गया था इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के जो क्वेश्चन है ये आपके हैं रूरल अर्बन, जो आपका एक यूनिट है यानी यूनिट 4 से। तो भारतीय गांव का व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है NK बोस, SC दुबे, DN मजूमदार या फिर GS घुरिये। तो भारतीय गांव का सबसे पहले जो व्यवस्थित अध्ययन किया था वो किया था DN मजूमदार ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय गांव को छोटे गणराज्य या विलेज रिपब्लिक किसने कहा? महात्मा गांधी, चार्ल्स मेटकाफ, हेनरी मेन और लास्ट है रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो छोटे गणराज्य हैं भारतीय गांव, ये बहुत ही फेमस कोट है चार्ल्स मेटकाफ का। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठन क्षेत्र में स्थायी रोजगार की भांति हो गया है? हरित क्रांति के कारण जो कृषि व्यवस्था में श्रमिक संलग्न है उनके लिए ये एक तरीके का स्थायी रोजगार हो गया है। ऑप्शन है बेडन पॉवेल, अशोक रुद्रा, गॉलपिन या फिर DN मजूमदार। PYQ है और इसका राइट आंसर है अशोक रुद्रा। अगला क्वेश्चन, किसने ग्राम्य नगर सातत्य रूरल अर्बन कॉन्टिनम की अवधारणा दी थी? इसके जो ऑप्शन है बड़े कंफ्यूजिंग है। रॉबर्ट रेडफील्ड, सोरोकिन जिमरमैन, गालपिन या फिर मैकिम मैरियट। तो रूरल अर्बन कॉन्टिनम ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो सोरोकिन, जिमरमैन और गालपिन ने भी दिया है, लेकिन मोस्टली इसका जो आंसर माना जाता है वो A माना जाता है। तो यहाँ पर हम A को ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द फेमस बुक द सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी? रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सेंगर या फिर सोरोकिन, जिमरमैन, गालपिन या फिर MN श्रीनिवास। तो सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी ये पुस्तक है सोरोकिन, जिमरमैन और गालपिन की। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रर्बनाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। रर्बनाइजेशन इसको हिंदी में बोलेंगे ग्राम्य नगरीकरण। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा रर्बनाइजेशन और ग्राम्य नगरीकरण हिंदी में कहते हैं। इसकी अवधारणा किसने दी थी तथा इस अवधारणा का प्रयोग भारत में किसने किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, गालपिन, प्रयोग घुरिये, रेडफील्ड, प्रयोग मैकिम मैरियट और मिल्टन सेंगर, प्रयोग MN श्रीनिवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रर्बनाइजेशन या फिर जो रर्बन कॉन्सेप्ट है ग्राम्य नगरीकरण, इसका कॉन्सेप्ट दिया था आपके गालपिन ने और प्रयोग किया था भारत में GS घुरिये ने। तो यहाँ पर A जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि कास्ट एक्ट्स एज ए बैरियर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जाति जो है
ये आधुनिकीकरण के लिए बाधा का कार्य करती है। एन.के. बोस, पी.एन. बोस, आंद्रे बिते, डी.एन. मजूमदार। तो ये कथन है पी.एन. बोस का कि जो कास्ट है ये बैरियर बनती है मॉडर्नाइजेशन में। अगला क्वेश्चन, निम्न अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की नहीं है? पीजन सोसाइटी, लिटिल कम्युनिटी, फोक अर्बन कॉन्टिनम, रूरल अर्बन कॉन्टिनम। तो ये सभी अवधारणाएं इनकी हैं। तो यहाँ पर ये चारों ही हो जाएगा। एक ऑप्शन और होना चाहिए था, नन ऑफ दी अबव, तो वह है नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा अगर आ जाएगा तो डिलीट होगा, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो ये चारों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई तथा सर्वप्रथम किस राज्य में जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई? 1955 में सर्वप्रथम बिहार, 1950 में सर्वप्रथम यूपी, 1947 में सर्वप्रथम यूपी, या फिर 1965 में सर्वप्रथम राजस्थान। तो भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और किस राज्य में जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले खत्म करी गई थी? तो भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ था 1950 में और जमींदारी व्यवस्था भी सबसे पहले खत्म करी गई थी यूपी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्ट, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है आई गेस, तो यहाँ पर होगा डेमोक्रेसीज, नहीं राइट ही है, डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्ट, ठीक है सही है। तो डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्ट में पंचायतों को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्था किसने माना है? जो पंचायतें हैं ये द्रविड़ और मुंडा समय पे भी रही थी। और पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्ट। ऑप्शन देखिए, राधा कृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम वाइजर, या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है राधा कमल मुखर्जी, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने जजमानी व्यवस्था को बलात् और शोषण पर आधारित माना? यानी जो जजमानी व्यवस्था है वो जबरदस्ती थोपी जा रही है और उसमें जो कुछ जातियां हैं उनका शोषण हो रहा है। जो सेवा करती हैं जातियां उनका एक तरीके से शोषण हो रहा है, उनको उचित तरीके से कुछ भी उनको मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, थोपी गई व्यवस्था है। ये किसने कहा था? विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, विडलमैन, या फिर मैरिल एंड एल्ड्रिज। तो ये कथन है विडलमैन का, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहभोजी प्रथा यानी कॉमेंशल सिस्टम के आधार पर ग्रामीण संरचना को स्पष्ट किया? सहभोजी प्रथा, इसी के आधार पर ग्रामीण संरचना है। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। तो ये सहभोजी प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को बताया था ऑस्कर लेविस ने, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक रॉबर्ट रेडफील्ड की नहीं है? द फोक कल्चर ऑफ युकाटन 1948, द लिटिल कम्युनिटी 1956, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, या फिर विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया 1958। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो ये जो विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया है ये रॉबर्ट रेडफील्ड की नहीं है, बाकी तीनों है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंध है? डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सेंगर, या फिर एस.सी. दुबे। तो लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? सबको पता है, रॉबर्ट रेडफील्ड, और ये कथन भी उन्हीं का है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा की आलोचना करते हुए किसने पंच परंपरा या बहु परंपरा की अवधारणा दी है? कि द्विध्रुवीय परंपरा नहीं होगी, पंच परंपरा होगी, यानी 5 तरीके की। तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके एस.सी. दुबे ने, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब लघु परंपरा ऊपर की ओर बढ़कर वृहद परंपरा के स्तर तक पहुंचकर अपना मूल रूप परिवर्तित कर लेती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो जब लघु परंपरा बृहद परंपरा बन जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? स्थानीयकरण, सार्वभौमिकीकरण, संस्कृतिकरण, या फिर पश्चिमीकरण। तो इसको हम कहेंगे सार्वभौमिकीकरण, कि वो पहले संकुचित थी और फिर सार्वभौमिक हो गई। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण सर्वदेशी यानी रूरल कंपोलिटेनिज्म
की अवधारणा देते हुए किसने कहा कि एक गांव वैवाहिक और वंशानुक्रम संबंधों के माध्यम से 400 गांव से जुड़ा होता है और इस प्रकार अकेला गांव ग्रामीण सर्वदेशीय का निर्माण करता है। तो ये ग्रामीण सर्वदेशीय कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? डीपी मुखर्जी, ऑस्कर लेविस, हेरोल्ड गोल्ड या फिर एमएन श्रीनिवास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है ऑस्कर लेविस से, ग्रामीण सर्वदेशीय। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है? एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, नर्मदेश्वर प्रसाद या फिर डीएन मजूमदार। तो ये कथन है योगेंद्र सिंह का, संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया माना है योगेंद्र सिंह ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रिटन दिस बुक कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म? एस.सी. दुबे, डीएन मजूमदार, डीपी मुखर्जी या फिर एमएन श्रीनिवास। तो कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म ये जो पुस्तक है ये है एस.सी. दुबे की। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करते हुए किसने कहा कि संख्यात्मक शक्ति प्रभुत्व का परिणाम है, प्रभुत्व का आधार नहीं हो सकती? जो संख्यात्मक शक्ति है वो प्रभुत्व का परिणाम होती है जबकि प्रभुत्व का आधार नहीं होती। यानी एक तरीके से प्रभु जाति की जो आलोचना है वो इसी आधार पर की है। किसने? एस.सी. दुबे, एमएन श्रीनिवास, लुइस ड्यूमा या फिर एंथनी कार्टर। तो ये जो आलोचना है ये की है लुइस ड्यूमो ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि व्यवस्था के आधार पर किसने गांव को दो प्रकार, रैयतवाड़ी और दूसरा प्रकार है संयुक्त गांव। गांव के प्रकार में रैयतवाड़ी और संयुक्त ग्राम ये दो प्रकार किसने बताए हैं? इरावती कर्वे, वेडन पॉवेल, एच.जे. या फिर बी.आर. चौहान। तो ये बताए हैं बेडन पॉवेल ने। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था तथा इसका नेतृत्व किसने किया था? 1860 नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, 1854 विजय सिंह पथिक, 1832 महेंद्र सिंह टिकैत या फिर 1946 एन.जी. रंगा। तो नील विद्रोह जो है ये हुआ था 1860 में, नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों ने किया था? ऑप्शन देखिए, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, बारडोली आंदोलन या फिर बुंदेला आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन है जो कि जोतदारों के विरुद्ध जो बटाईदार हैं उन्होंने किया था? तो ये आंदोलन है तेभागा मूवमेंट। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन नो टैक्स मूवमेंट के रूप में जाना जाता है जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था? कि टैक्स नहीं दो, ऐसा नो टैक्स मूवमेंट करके कौन सा जो आंदोलन है वो जाना जाता है और नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ऑप्शन देख लीजिए, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917, मोपला आंदोलन 1921 या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नो टैक्स मूवमेंट है इस नाम से जाना जाता है खेड़ा मूवमेंट और ईयर था 1918। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन ने तिनकठिया प्रथा यानी किसानों को अपने कृषि क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होगी ऐसा शुरू किया था? तो तिनकठिया प्रथा जो है ये किस आंदोलन से ये यहाँ पे खत्म करी गई थी एक तरीके से? ऑप्शन है नील विद्रोह, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और एक आंदोलन। तो तिनकठिया प्रथा किसके द्वारा खत्म की गई थी? यहाँ पर शुरू करना नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा खत्म करना। तो ये खत्म करी गई थी आपके चंपारण आंदोलन से और ये हुआ था 1917 में। इसका भी नेतृत्व किया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, एका आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? ईयर 1921 यूपी का हरदोई, बहराइच, सीतापुर या फिर 1921 केरल के जिले, 1917 गुजरात, 1945 महाराष्ट्र का पुणे और अहमदनगर जिला। तो एका मूवमेंट हुआ था 1921 में, जिले थे यूपी के हरदोई, बहराइच और सीतापुर। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसानों के संदर्भ में पुश बैक फैक्टर की अवधारणा दी थी? आशीष नंदी, आशीष बोस, अशोक रुद्रा, अरविंद घोष। तो किसानों के संदर्भ में पुश बैक फैक्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आशीष बोस ने। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस वाले क्वेश्चन में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका राइट आंसर है ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारत का स्वर्ग या जो मोक्ष है वो कुटीर उद्योगों में है, यानी सॉल्वेशन ऑफ इंडिया इज इन कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जब तक जो कुटीर उद्योग हैं उनको हम नहीं बढ़ाएंगे, भारत आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा किसका मानना था? तो जवाहरलाल नेहरू, अशोक रुद्रा, गांधी जी या फिर दीपांकर गुप्ता। तो ये मानना था गांधी जी का। नेहरू जी जो थे ये तो चाहते थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, लेकिन गांधी जी का मानना था, और जो कि सही भी था, कि अगर हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा, लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे करते रहेंगे, हर एक व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ काम करता रहेगा और उसको रोजगार मिलता रहेगा। थोड़ा मशीनीकरण पे भी, जो एक मशीन आती 10 लोगों का काम छीन जाता है, तो मशीनीकरण पे भी इसमें थोड़ा सा रोक लग जाती। तो ये मानना था गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है, आशीष बोस ने बीमारू राज्य की संकल्पना किस आधार पर दी? लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के आधार पर, या फिर लो हेल्थ ट्रीटमेंट के आधार पर, या फिर अनएजुकेटेड स्टेट के आधार पर, या फिर हाई पॉवर्टी के आधार पर। तो बीमारू राज्य की जो संकल्पना है किसने दी थी? आशीष बोस ने, और ये दिया था लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एस.सी. दुबे की नहीं है? ऑप्शन, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, द कमार इंडियन विलेज 1955। ये 2 पुस्तकें हैं, एक में लिख गई हैं, द कमार और इंडियन विलेज, ये 2 पुस्तकें हैं। अगली बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन 1979। तो कौन सी इसमें से एस.सी. दुबे की पुस्तक नहीं है? तो रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन 1979 ये एस.सी. दुबे की नहीं है। ऊपर की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी एस.सी. दुबे की है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु रिटन द बुक मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमिल, डेविड हार्वे या फिर लेविस ममफोर्ड। तो मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ ये बुक लिखी है जॉर्ज सिमिल ने, नगरीय समाजशास्त्र का पिता भी इन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ